तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज के इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है 5 अंक में आपसे पूछा जाता है कि दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। साथ ही में आप सभी लोगों को हम व्यतिकरण की दो स्थितियां भी बताएंगे, एक संपोषी व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण की, कि अगर व्यतिकरण संपोषी होता है तो कलांतर क्या होना चाहिए, है ना। यहां से मतलब इस क्लास से टोटल आपके जो प्रश्न है वो 4 से 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जैसे व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या है, संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, है ना। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, पथांतर कितना होना चाहिए, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण में मैक्सिमम तीव्रता, मिनिमम तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण में, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम डिटेल से समझा देंगे। और बोर्ड एग्जाम में यहां से या तो भैया डेरिवेशन आता है, और या तो मैंने अभी बताया आप लोगों को संपोषी व्यतिकरण की शर्तें आती हैं, या फिर विनाशी व्यतिकरण की शर्तें आती हैं, और या फिर इस पर आधारित एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूरा प्यार और सपोर्ट बनाएंगे और क्लास को अंत तक देखेंगे। जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, है ना। जो विद्यार्थी क्लास से जुड़े हैं, क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं, और आगे आप लोगों को नहीं स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए हमने टॉपिक लिया दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक। जो वेव ऑप्टिक्स आपका चैप्टर है, आप सभी लोगों को पता है, वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों को हमने परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर करा दी है। और ये वेव ऑप्टिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले आपको व्यतिकरण आना बहुत जरूरी है। व्यतिकरण क्या होता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, है ना, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं या संचरित की जाती हैं, तो माध्यम के उनके अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है, जैसे हमने किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगों को संचरित किया एक ही दिशा में, तो माध्यम में उनके अध्यारोपण, अध्यारोपण का मतलब उनके मिलने के पश्चात, ठीक है, एक तरंग बनती है। और उस परिणामी तरंग का आज की इस क्लास में समीकरण ज्ञात करेंगे, उस परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, उस परिणामी तरंग के आयाम का व्यंजक ज्ञात करेंगे। इस क्लास में सबसे पहले तो ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण क्या होता है, आपको कहना है कि जब लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम नहीं होता है, समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो माध्यम के उनके अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता जो होती है वो अधिकतम होती है, तथा माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर जो व्यतिकरण होता है वो विनाशी व्यतिकरण होता है, तथा माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। अब मान लेते हैं, माना एक होता है भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत, वो भी अभी इसी में आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना दो सरल आवर्त प्रगामी, बहुत ध्यान से देखिएगा, सरल आवर्त प्रगामी तरंगे जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं, तथा तरंगों के बीच जो कलांतर है वो आपका फाई है। तब जो पहली तरंग का समीकरण हो जाएगा वो देखिए कितना हो जाएगा। तब पहली तरंग का समीकरण किसी क्षण मान लीजिए t समय पर y बराबर कितना हो जाएगा। देखिए पहली तरंग का समीकरण, विस्थापन समीकरण निकालेंगे, इसको y1 से लिखेंगे, आयाम को a1 से लिखेंगे, पहली तरंग का आयाम a1 है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस का स्मॉल kx। मैं आपको एक चीज बता दूं, वेव अभी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर नंबर 8 आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा था, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस kx, जहां पर y जो होता है विस्थापन होता है तरंग का, a जो होता है वो तरंग का आयाम होता है, ओमेगा जो होती है वो कोणीय आवृत्ति होती है, और जो ये k होता है, k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, जहां लैम्डा होती है तरंग संख्या, ठीक है। ये एक नियतांक है
के क्या है, एक आपका नियतांक है जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब चूंकि जो दूसरी तरंग है, तरंगों के बीच जो कलांतर है वो फाई है, तो दूसरी तरंग का जब समीकरण निकालेंगे y2 की वैल्यू, ये हो जाएगा a2, क्योंकि दूसरी तरंग का आयाम a2 है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का kx, कलांतर फाई है तो प्लस का फाई जोड़ दीजिए। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। क्लियर। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दीजिए। भैया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब किसी माध्यम में एक ही दिशा में दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो जो परिणामी तरंग बनती है, तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो उन दोनों या जितनी भी तरंगे होती हैं उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो तरंगे हैं, पहली तरंग का विस्थापन y1 और दूसरी तरंग का विस्थापन y2 है, तो सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग की वैल्यू जो होती है वो परिणामी तरंग के विस्थापन के बराबर होती है, अर्थात y बराबर y1 प्लस y2। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब y बराबर y1 की वैल्यू रखेंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, और y2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, और प्लस का कितना हो जाएगा फाई, कलांतर हो गया। अब आप लोगों ने देखिए एक सूत्र पढ़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं साइन a प्लस बी का, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा है साइन a प्लस बी का। क्या पढ़ा भैया, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू में कॉस बी, और प्लस आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस a इंटू में साइन बी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पर इसको आप थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, इसको फाई को b मान लीजिए, तो ये आपका सूत्र लग जाएगा y बराबर a1 साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का kx और प्लस a2। यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा साइन a के स्थान पर ओमेगा टी माइनस का kx इंटू में कॉस b के स्थान पर फाई, प्लस कॉस a के स्थान पर ओमेगा टी माइनस का kx, इधर ध्यान देंगे तब समझ में आएगा, इंटू में साइन, और ये कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा। यहाँ पर केवल साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया गया बस। तो y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, इस a2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और उससे भी होगा, तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx इंटू में कॉस फाई, है ना। इस a2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी माइनस का kx इंटू में साइन फाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, आप देखिए इसको ले सकते हैं y बराबर, अगर आप यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस का kx कॉमन ले लें तो ये बचेगा a1 प्लस a2, आपका बचेगा एक ब्रैकेट में कॉस फाई, और अगर वहां पर देखा जाए तो आपका बचा a2 साइन फाई, और ये बचा कॉस ओमेगा टी माइनस का kx। आई बात समझ में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अभी कैलकुलेशन तो है लेकिन मैं इसको आसान मेथड से आपको करा रहा हूं, अगर अभी समझ गए तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मानेंगे अभी आपके जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको आप मान लेंगे r कॉस थीटा, जहां r जो है वो दोनों तरंगों का परिणामी आयाम माना जाता है, और जो आपका यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो a2 साइन फाई है, a2 साइन फाई, इसको आप मान लीजिए r साइन थीटा। ठीक, ये समीकरण आपकी 3 बन जाएगी और ये समीकरण आपकी 4 बन जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर रखिए तो आपको एक समीकरण मिलेगी y बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस का kx है ना, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का kx इंटू में आपका a1 प्लस a2 कॉस फाई है, क्यों माना गया अभी आप जान जाएंगे, ये हो जाएगा r कॉस थीटा, प्लस लगाइए ये a2 साइन फाई को आपने माना है r साइन थीटा, तो हो जाएगा r साइन थीटा इंटू में कॉस ओमेगा टी माइनस का kx। ठीक है, आप ध्यान जरूर देते रहिए, स्क्रीन को आप तिरछा कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है तो मजबूरी है। ठीक है, क्या करें भाई। तो ये y बराबर, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैंने भी आपको एक फार्मूला पढ़ाया था साइन a प्लस बी का, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन ए। अगर इन दोनों में तुम r कॉमन ले लो तो ये फार्मूला बन चुका है साइन इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस साइन थीटा इंटू कॉस, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस ओमेगा टी माइनस के इंटू में साइन थीटा, मतलब साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ये फार्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी का ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस थीटा। ठीक,
और यही जो समीकरण आई है आपकी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें निकालेंगे ना यहाँ पर, ठीक। यही जो है परिणामी तरंग का समीकरण माना जाता है। क्या माना जाता है? परिणामी तरंग का समीकरण है। भाई अलग अलग तरंगों के समीकरण पता थे कि नहीं पता थे? इसे माना जाता है परिणामी तरंग का समीकरण। अच्छा, अब यहां पर एक स्टेप क्या कर देंगे, जो ये हमारे समीकरण 3 है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 का वर्ग कर दें और समीकरण 4 का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें दोनों को तो आयाम आ जाएगा, और परिणामी आयाम से तीव्रता भी आ जाएगी। तो देखिए समीकरण 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 और ये हो जाएगा cos फाई, इसका वर्ग कर दीजिए आप। LHS का वर्ग करके जुड़ेगा और ये हो जाएगा a2 sin फाई, इसका वर्ग कर दीजिए। RHS में r स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर और ये हो जाएगा a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2, ये हो जाएगा cos फाई। यहाँ आप जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा r स्क्वायर। ये एक समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपका हो जाएगा a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा नहीं है यहाँ पर आपका फाई है, प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 और ये हो जाएगा cos फाई बराबर कितना r स्क्वायर। यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो r स्क्वायर बराबर आपका आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये आपका हो जाएगा cos फाई। या r की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट, उधर अंडर रूट लग जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इनटू में cos फाई। ये जो व्यंजक आया है इसे कहते हैं दो तरंगों के अध्यारोपित होने के पश्चात परिणामी तरंग जो प्राप्त होती है, जिसका समीकरण आपको मिल चुका है, उसके परिणामी आयाम का व्यंजक है। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये परिणामी आयाम का व्यंजक आ चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग लीजिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आप लोगों को बताते हैं परिणामी तीव्रता का व्यंजक। क्या मैं इधर रफ कर सकता हूँ? ठीक, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि बिना रफ करे कार्य नहीं चलने वाला है, इतना छोटा लिखने के बावजूद भी ये हमारी मजबूरी। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपको बता दें तरंग की जो तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो तरंग की तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता जो होती है वो आयाम को ए से लिखते हैं। यहाँ ये परिणामी आयाम है, तरंग के आयाम के समानुपाती होते हैं, या आई बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल के, लिखिएगा यहाँ पर के एक नियतांक है के ए स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दोनों पक्षों में अंडर रूट ले तो अंडर रूट आई बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट के इंटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी समीकरण है इसको समीकरण मान लीजिए 4 5, इसको मान लीजिए 5, समीकरण 5 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5 से, जो समीकरण 5 हमारी आयाम के पदों में समीकरण है, इसको तीव्रता के पदों में चेंज करने के लिए हम दोनों पक्षों में के से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर बराबर के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर और 2k होगा, और उस के को हम लिखे ले रहे हैं ऐसे अंडर रूट के इंटू में a1 अंडर रूट के, है ना, इसको के लिखिए भैया, अंडर रूट के इंटू में कितना a2 इंटू में cos फाई। मैंने ऐसा क्यों किया भाई, मैंने के से गुणा किया तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन इस वाले के को हमने अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के बना लिया। कारण क्योंकि अंडर रूट के इंटू ए जो हो जाएगा अंडर रूट आई के बराबर हो जाएगा, और ये अंडर रूट के इंटू आयाम का स्क्वायर तीव्रता के बराबर हो जाएगा। परिणामी आयाम है तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, या पहली तरंग का आयाम है तो परिणामी तरंग की पहली तरंग की तीव्रता हो जाएगी, ये दूसरी तरंग की तीव्रता हो जाएगी 2। ये चीज जो है आपका अंडर रूट i1 के बराबर हो जाएगा, और ये चीज आपका अंडर रूट i2 के बराबर हो जाएगा, और इंटू में cos फाई हो जाएगा। तो ये जो आपको व्यंजक मिला भैया, इसे कहते हैं परिणामी तीव्रता का व्यंजक। आपके सामने मैंने 3 व्यंजक निकाले, परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण और परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण। बात समझ आ गई? अब बात आती है स्थितियों की, तो स्थितियों को बहुत ज्यादा हम डिटेल से हम सोच रहे हैं, चलो अच्छा बता देते हैं
एक नंबर एक संपोषी व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। संपोषी व्यतिकरण में आपको ये चीज बताया गया है कि माध्यम के उन बिंदुओं पर जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जब हम बात करेंगे तो अधिकतम तीव्रता के लिए हमको भाई अधिकतम तीव्रता कब प्राप्त होगी, जब cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब गणित का एक व्यापक हल का रूप होता है कि अगर cos फाई बराबर 1 होता है, त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल आप लोगों ने कक्षा 11 की गणित में पढ़ा होगा, तो वहां पर cos फाई बराबर 1 होता है, तो ये जो फाई यानी थीटा होता है वो आपका कितना हो जाता है, 2m पाई हो जाता है। और ये मतलब सूत्र है जहां m की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या भाई, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का व्यंजक। बात समझ में आई? अब आपको बता दें, हमको पथांतर जैसे निकालना है, तो कलांतर ये आपका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, अब संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होगा वो क्या होगा, आपके सामने लिखे दे रहे हैं। देखो, जब आप फाई की वैल्यू 2m पाई लेंगे, m की वैल्यू 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 लेंगे तो 2 पाई मिलेगा, 2 लेंगे तो 4 पाई मिलेगा, 3 लेंगे तो 6 पाई मिलेगा। हम कह सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए या तो पाई का समगुणज होना चाहिए। यह संपोषी व्यतिकरण की पहली शर्त है भैया। तथा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर पथांतर की गणना करेंगे, पथांतर की, ठीक है, तो पथांतर जो आएगा उसको हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं। पथांतर बराबर होता है लैम्डा अपान में 2 पाई, और इनटू में होता है भैया कलांतर। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपान में 2 पाई, और डेल्टा फाई की अगर बात करें या कलांतर की बात करें तो वो आपका है 2m पाई। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर आपका आ जाएगा m लैम्डा। कितना आ जाएगा, m लैम्डा। m की वैल्यू आपको बताई जा चुकी है, 1 2 0 से लेकर 1 2 3, है ना। तो जो पथांतर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पथांतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए। m की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, m की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1 लैम्डा मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा मिलेगा, 3 लैम्डा मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो पथांतर होगा वो 0 या फिर एक पूर्ण गुणज, मतलब पूर्ण संख्या का गुणज मिलेगा, लैम्डा के पूर्ण गुणज संख्या के रूप में मिलेगा। ठीक है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, इस तरीके से आपको जो है क्या मिलेगा, पथांतर मिलेगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें भैया, संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता आएगी वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि आप cos फाई की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो आई मैक्स बराबर आई1 प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई1 आई2 मिलेगा, अर्थात आई मैक्स बराबर आई1 प्लस आई2 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा। वो चीज यहाँ पर नहीं निकालने की, और कलांतर पथांतर निकालने बस, ठीक है, क्योंकि उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं। इस डेरिवेशन में पहले कलांतर पथांतर आप सीख लीजिए, तो वही सबसे मेन है आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, और वो मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। हमारी पुरानी क्लासें आप देख सकते हैं, ऐसी क्लास मैंने पुरानी भी आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है, उसमें तो बता दिया सब कुछ, लेकिन इतना ही मेन है बस। ठीक, अच्छा आगे बात करें। अब दूसरी स्थिति आ जाती है विनाशी व्यतिकरण की। कौन सी स्थिति आ जाती है भाई, विनाशी व्यतिकरण की। अच्छा, विनाशी व्यतिकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो cos फाई की वैल्यू है भाई, विनाशी का मतलब न्यूनतम तीव्रता, और न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जब cos फाई बराबर -1 होता है तो इसका व्यापक हल जो होता है फाई का, वो होता है 2m-1 या 2n-1 आपको मिलेगा, और इनटू में पाई, और यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है वो 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होती है, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलांतर यहाँ पर मिलता है, कलांतर का जो रूप होता है वो क्या होता है, आप खुद समझिए। m की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पर आपको मिलेगा भैया पाई, और जब m की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई, m की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई, 7 पाई। मतलब हम ये कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणज होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त है विनाशी व्यतिकरण के लिए। अच्छा, तथा अगर पथांतर पर आ जाए तो पथांतर बराबर हम लोग जानते हैं लैम्डा अपान में कितना होता है, 2 पाई, इंटू में कलांतर, कलांतर कितना होता है 2m-1 इंटू में पाई। ये पाई से पाई कट गया, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा बाई 2, और ये हो गया 2m-1। अब m की वैल्यू अगर आप रखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, पथांतर की बात करते हैं। ठीक है, पथांतर की बात करें, यहां पर खुद देखिए पथांतर क्या आपको मिलेगा भाई। पथांतर का ये व्यंजक हो गया,
कालांतर, ये कालांतर का व्यंजक हो गया विनाशी व्यतिकरण के लिए, और ये हो गया आपका पथांतर का व्यंजक, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, पदांतर क्या मिलने वाला है। एम की वैल्यू अगर आप जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 रखने पर आपको λ/2 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 λ/2 मिलेगा, 3 रखेंगे 5 λ/2 मिलेगा, फिर 7 λ/2 मिलेगा। इस तरीके से हम अर्थात कह सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। देखिए विषम गुणज है कि नहीं, 3 1 3 5 7, तो λ/2 का ही तो है, तो λ/2 का क्या होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में आप सभी लोगों ने सीखा कि व्यतिकरण क्या होता है। समपोषी और विनाशी 2 प्रकार का व्यतिकरण होता है। अब उसके बाद आप लोगों ने 2 तरंगों के एक दूसरे पर अध्यारोपित होने के पश्चात परिणामी जो तरंग आपको मिल रही है उसका समीकरण निकालना सीखा, उसका आयाम निकालना सीखा, परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालना सीखा, समपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें सीखी और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें सीखी कि कालांतर और पथांतर कितना होना चाहिए। ओके, और व्यंजक भी आप लोगों ने सीख लिया। तो आज की क्लास भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और हमें उम्मीद है कि इस कम समय में इतना ज्यादा मैंने आप लोगों को बताया है, क्लास आपको पसंद आई होगी बिना बकवास किए हुए, ठीक है। और क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।